India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। India Legal presents Courts Roundup. नागरिकता कानून की धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में अहम सुनवाई हुई। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत MM, आपको बता दें, सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने बहुमत से फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस JB पारदीवाला ने असहमति जताई। धारा 6A को 1985 में असम समझौते में शामिल किया गया था ताकि बांग्लादेश से अवैध रूप से आए उन अप्रवासियों को नागरिकता का लाभ दिया जा सके जो 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 बहुमत से नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। धारा 6A असम समझौते को मान्यता देती है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस पारदीवाला ने धारा 6A को असंवैधानिक ठहराने के लिए असहमतिपूर्ण फैसला दिया। CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान था और धारा 6A विधायी समाधान था। बहुमत ने माना कि संसद के पास प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता थी। बहुमत से पीठ ने माना कि धारा 6A को स्थानीय आबादी की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ मानवीय चिंताओं को संतुलित करने के लिए लागू किया गया। पीठ ने बहुमत से यह भी माना कि असम को बांग्लादेश के साथ बड़ी सीमा साझा करने वाले अन्य राज्यों से अलग करना तर्कसंगत था, क्योंकि असम में स्थानीय आबादी में अप्रवासियों का प्रतिशत अन्य सीमावर्ती राज्यों की तुलना में अधिक था। असम में 40 लाख प्रवासियों का प्रभाव पश्चिम बंगाल में 57 लाख प्रवासियों से अधिक है, क्योंकि असम में भूमि क्षेत्र पश्चिम बंगाल की तुलना से बहुत कम है। पीठ ने बहुमत से यह भी माना कि 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तिथि तर्कसंगत थी, क्योंकि यह वो तिथि थी जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था। प्रावधान के उद्देश्यों को बांग्लादेश युद्ध की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। पीठ का यह भी मानना था कि धारा 6A ना तो अधिक समावेशी है और ना ही कम समावेशी है। CJI चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 29 उपधारा 1 के अनुसार भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता का तर्क खारिज किया कि धारा 6A संविधान की प्रस्तावना में निहित भाईचारे के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भाईचारे को इस तरह से नहीं समझा जा सकता कि किसी को अपने पड़ोसियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। जस्टिस कांत के फैसले ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि निर्दिष्ट कटाव तिथि के कारण प्रावधान स्पष्ट मनमानी से ग्रस्त है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति JB पारदीवाला ने कहा कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A जो असम समझौते के अंतर्गत आने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने में सक्षम बनाती है, समय के साथ अमान्य हो गई है। याचिकाकर्ताओं को ये साबित करना होगा कि जातीय समूह दूसरे जातीय समूह की
मौजूदगी के कारण अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि धारा 6A भाईचारे के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। अकेले असहमति जताने वाले जज जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि धारा 6A राजनीतिक समझौते को विधायी मान्यता देने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि धारा 6A के उद्देश्य की व्याख्या करते समय असम समझौते पर हस्ताक्षर करते समय पार्टियों की मंशा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि आखिर नागरिकता कानून की धारा 6A क्या है, इसे चुनौती क्यों दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 17 अक्टूबर को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें कोर्ट के ऑर्डर को 4:1 के बहुमत से मान्यता दी गई। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 6A असम अकॉर्ड के समझौते के बाद 1985 में पेश किया गया था। इसने 1 जनवरी 1966 और मार्च 25, 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल के प्रवासियों को नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति दी, जबकि इसके बाद के डेट्स पर प्रवेश करने वालों को अवैध अप्रवासी मानकर उन्हें डिपोर्ट कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस फैसले की मेजॉरिटी का नेतृत्व करते हुए कहा कि सेक्शन 6A मानवीय चिंताओं जैसे असम की स्थानीय आबादी की रक्षा और उसे संतुलित करती है। मार्च 25, 1971 की कट ऑफ डेट को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की समाप्ति की तिथि का तर्क देते हुए वैलिड माना गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताते हुए सेक्शन 6A को असंवैधानिक पाया, जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने आर्टिकल्स 14, 21 और 29 के साथ साथ फ्रेटर्निटी के सिद्धांत के उल्लंघन के दावों को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए पहले दिए गए निर्णयों को लागू करने का भी ऑर्डर दिया। 2 महीने के भीतर समयबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग करने वाली अर्जी को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध करने के लिए भेजा गया। आपको बता दें, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। अर्जी को सूचीबद्ध तरीके से करने की मांग की गई। शंकर नारायण ने कहा कि अनुच्छेद 370 मामले में एक MA है और राज्य का दर्जा देने के लिए कार्यान्वयन इससे समयबद्ध होना चाहिए। ये अर्जी निपटाए गए मामले संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में आपको बता दें विविध अर्जी के रूप में दायर की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने को बरकरार रखा था। उस फैसले में न्यायालय में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की संवैधानिकता के मुद्दे को संबोधित नहीं किया, जिसने सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन के मद्देनजर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। न्यायालय ने केवल निर्देश दिया, राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा बिना कोई समय सीमा निर्धारित किए। आवेदक कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट्ट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। संघ ने अनुच्छेद 370 मामले में फैसले के बाद पिछले 11 महीनों में उस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। आवेदकों ने तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद का मूल्य विशेषता का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली न करना संघवाद के विचार का उल्लंघन करता है, जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। आवेदन में कहा गया इसलिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं, हिंसा या किसी अन्य गड़बड़ी की कोई बाधा नहीं है जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने, बहाली करने में बाधा उत्पन्न करे या रोके, जैसा कि वर्तमान कार्यवाही में भारत संघ द्वारा आश्वासन दिया गया।
पुणे में साल 2012 में हुए 13 हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आपको बता दें, अदालत ने मौत की सजा पाए दोषी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित था। अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य का मामला है, जहां अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा, इसलिए हमने अपील स्वीकार कर ली। दोषी विश्वजीत करबा मसलकर ने जुलाई 2019 के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2012 में मां, पत्नी और 2 साल की बेटी की हत्या के लिए दोषी को मौत की सजा जो है वो सुनाई थी और बरकरार रखा था, सजा को जो है बरकरार रखा था। पुणे की एक ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया था और 2016 में मौत की सजा सुनाई थी। जल्द ही अदालत ने जनवरी 2020 में अपील स्वीकार कर ली थी और इस साल 25 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोपी को अपने परिवार के सदस्यों की हत्या का दोषी पाया गया था, कथित तौर पर जब उन्होंने उसके अपने सहकर्मी के साथ विवाहेतर संबंध पर आपत्ति जताई। हत्या के बाद दोषी ने पुलिस को सूचित किया था कि उसके घर में हुई चोरी के दौरान उसकी मां, पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी गई। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को घटनाओं के बारे में उसका बयान अविश्वसनीय लगा और खासतौर पर यह देखते हुए घर में किसी भी सामान के चोरी होने या जबरन घुसने का कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा पुलिस को यह भी संदेह हुआ और ऐसा लगा कि पड़ोसी फ्लैट में रहने वाले बुजुर्ग को चोटें आई थी। पुलिस ने आखिरकार पाया कि आरोपी ने खुद ही अपने बुजुर्ग पड़ोसी को घायल कर दिया था ताकि वो हत्या की शिकायत न कर सके। हाईकोर्ट ने इसे एक निर्मम हत्या माना और इस तरह निचली अदालत द्वारा लगाई गई मौत की सजा की पुष्टि की। अदालत ने पाया कि ये मामला जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में आता है। हालांकि इसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 415 उपधारा 1 के मद्देनजर जल्द अदालत द्वारा अपील के निपटारे तक अपने फैसले पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बर्खास्त यूपी पुलिस अधिकारी कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा दायर तीसरी जमानत याचिका खारिज की, जो 3 जुलाई 2020 को बिकरू गांव में घात लगाकर किए गए हमले के सिलसिले में साजिश रचने के आरोपों का सामना कर रही है, जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने कहा कि हालांकि वो पिछले 4 सालों से जेल में है, लेकिन उसे सौंपी गई भूमिका उसकी 2 पिछली जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत की टिप्पणी और आवेदक के खिलाफ आपको बता दें बहुत गंभीर आरोपों को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसने भरोसा का दुरुपयोग किया, जिसके कारण उसके सहकर्मियों की मौत हो गई। अदालत ने उसे मुकदमे की स्थिति के साथ 6 महीने बाद नई जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी। शर्मा को 2022 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जब उन्हें दुबे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की छापेमारी के बारे में जानकारी लीक करने का दोषी पाया गया। तो आपको बता दें हिस्ट्री शीटर था और घटना के कुछ दिनों के भीतर मारा गया था। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें शर्मा पर गैंगस्टर विकास दुबे के साथ घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का आरोप है। दुबे और उसका गिरोह सभी प्रकार की संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और जिस पुलिस स्टेशन में दोनों आवेदक तैनात थे उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में रहता था और फलता फूलता था। सितंबर 2021 में उसकी पहली जमानत याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि ये कोई अनजानी बात नहीं है कि ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी संख्या शायद बहुत कम है, जो अपने विभाग की तुलना में ऐसे गैंगस्टरों के प्रति अपनी वफादारी अधिक दिखाते हैं, जिसके कारण वो नहीं जानते वही जानते हैं जिसका कारण जो है वही जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि पुलिसकर्मी पुलिस की छवि, नाम और प्रसिद्धि को धूमिल करते हैं और यह आवश्यक है कि संदिग्ध पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए और उनके आचरण की नियमित निगरानी की जाए, जिसके लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए और यदि ये पहले से मौजूद है तो इसे विभिन्न स्तरों पर लागू किया जाना चाहिए। हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जेल में कथित तौर पर दिए गए टीवी इंटरव्यू में अपराध और अपराधियों का महिमा मंडन करने की जांच कर रही एसआईटी पर मामले में एफआईआर रद्द करने की पंजाब पुलिस की सिफारिश के बारे में कोर्ट को सूचित न करने पर हैरानी जताई। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि अब हमारे संज्ञान में आया कि 9 अक्टूबर 2024 को जेएमआईसी
SAS नगर के समक्ष निरस्तीकरण रिपोर्ट भी दाखिल की गई। ये जानकर हैरानी होती है कि उक्त रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2024 को इस न्यायालय को प्रस्तुत नहीं की गई। जब मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायालय ने यह भी कहा कि टिप्पणी की और पंजाब सरकार के वकील मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष निरस्तीकरण रिपोर्ट दाखिल करने में जल्दबाजी के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ थी। इसलिए इसने मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कल ही एसआईटी ने बिश्नोई को हिरासत में लिए जाने के दौरान ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों द्वारा कदाचार, लापरवाही और कर्तव्य में लापरवाही के बारे में हलफनामा पेश किया था। एसआईटी के अनुसार साक्षात्कार उस समय आयोजित किया गया जब वो खरड़ में पंजाब पुलिस की अपराध जांच एजेंसी के परिसर में था। बाद में हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि उस समय तैनात अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार किया गया और मामले को 28 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए न्यायालय ने एसआईटी प्रमुख को जांच रिपोर्ट कॉपी तत्काल दाखिल करने और इसकी कॉपी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एमिक्स क्यूरी और पंजाब हरियाणा राज्य के वकील को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ रही है। आपको बता दें, लगातार ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि न्याय सभी के लिए, न्याय के समक्ष सब बराबर है और कानून अब अंधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बदलाव हुआ है। न्याय की देवी की आंखों की पट्टी हट गई है। आपको बता दें, इसके अलावा उसके हाथ से तलवार भी हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में स्थापित न्याय की देवी की मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार विनोद गोस्वामी ने बताया कि देश के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देशन में इसको तैयार किया गया और पहले 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हमने ये ड्राइंग बनाकर छोटी प्रतिमा बनाई। जब सीजेआई ने इसे पास किया तो बड़ी प्रतिमा जो है वो बनाई गई। अब न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में पुस्तक है जो संविधान जैसी दिखती है। इसके अलावा आपको बता दें, एक और बड़ा बदलाव हुआ है। दशहरे की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट के सामने तिलक मार्ग पर एक बड़ी वीडियो वॉल लगाई गई है जिसमें हर समय सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस क्लॉक या घड़ी चलती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की रियल टाइम जानकारी जानी जा सकती है। नई प्रतिमा, जिसे देवी, न्याय की देवी भी कह सकते हैं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा बनाने का मुझे अवसर मिला, जिसे दिन रात माननीय सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई सर के गाइडलाइन के द्वारा तैयार किया गया। यह लगभग 3 महीने तक जद्दोजहद में मुझे इस प्रतिमा को बनाने का अवसर मिला। मैं मानता हूँ कि यह प्रतिमा हमारे देश के लिए एक नया ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि पहले जो प्रतिमा थी वह प्रतिमा आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में तलवार थी और गाउन पहने हुए थी, जिसे सीजीआई सर ने हमसे साझा किया कि कुछ ऐसी प्रतिमा बने जो हमारे देश की और संविधान की धरोहर को नई ताज़ा सरोकार करे। मुंबई के आईटीएटी में आयकर मामले पर सुनवाई हुई और इसी के साथ आपको बता दें, मसला था कि आईटी की धारा 10 के तहत छूट हमारे साथ लीगल एसोसिएट फरहत नई मुंबई से जुड़ गई हैं, जो कि सुनवाई को कवर कर रही थी। और आपको इसी के साथ बता दें, फरहत, हमें बताइए कि ट्रिब्यूनल की सुनवाई में आखिर क्या हुआ। फरहत, आप सुन पा रही हैं मुझे? आपको बता दें, मुंबई के आईटीएटी में आयकर मामले पर सुनवाई हुई। मसला था कि आईटी की धारा जो है 10 के तहत छूट हमारे साथ, और इसी के साथ आपको बता दें कि मामले की सुनवाई में बहुत कुछ सामने आया है। अभी फरहत जो है वो कवर करते हुए हमारे साथ जुड़ेंगी और बताएंगे कि क्या कुछ मामला है। मुंबई के आईटीएटी में आयकर मामले पर जो है आपको बता दें सुनवाई हुई है।
मुंबई के आईटीएटी में आयकर मामले पर जो है आपको बता दें सुनवाई हुई है। आईटी की धारा 10 के तहत छूट पर जो है ये सुनवाई हुई है। क्या कुछ सामने आया है, इस खबर पर तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आयकर मामले पर जो है सुनवाई हो चुकी है, आज ही ये सुनवाई हुई है। मुंबई के आईटीएटी आयकर मामले पर सुनवाई जो है ये हुई है। ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा था, जिस पर अब सुनवाई हुई है। आपको बता दें आईटीएटी में आयकर मामले पर जो है आज ही सुनवाई हुई है और आईटी की धारा 10 के तहत छूट को लेकर ये पूरा मामला है। हमारे साथ लीगल एसोसिएट फरहत नई मुंबई से जुड़ चुकी हैं, जो कि इस सुनवाई को कवर कर रही थी। इसी के साथ फरहत बताएं कि ट्रिब्यूनल की सुनवाई में आखिर क्या हुआ। जी तो ये केस आज आईसीआईसीआई बैंक का ये केस लगा था और इस केस में सेक्शन 14A के बारे में बात की गई। सेक्शन 14A एक ऐसा सेक्शन है, सेक्शन 14 में इनकम के अलग अलग हेड्स बताए जाते हैं जिससे कि आपकी टोटल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। सेक्शन 14A ये हमेशा से नहीं था, इसको 14 अप्रैल 1962 से हेलो जी 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 तो ये एक नया प्रोविजन है जिसे बाद में इनकम टैक्स एक्ट में ऐड किया गया था। नाउ सेक्शन 14A बात करता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू इनकम नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। यानी कि जब भी हम लोग अपना P&L अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एक होती है जो होती है टैक्सेबल इनकम और एक इनकम होती है जो जिसपे आपका इनकम पे आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। अब आपने जो एक्सपेंस खर्च किया, आपने कुछ ना कुछ खर्चा तो किया होगा कुछ पैसे कमाने के लिए और आपने जो पैसा कमाया उस पर आपका टैक्स लग गया, पर आपने पैसे कुछ खर्च यहाँ पे भी किए होंगे, पर अब जो आप इनकम कमा रहे हैं इस वाले इनकम पे इस वाली किसी की इनकम पे टैक्स आप नहीं दे रहे हैं। तो एक्ट ये कहता है, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 14A में ये कहता है कि जो आपकी ये वाली इनकम है जिसपे आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड है, इसके जो एक्सपेंसेस हैं इससे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, इससे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे। नॉर्मली अगर आप अपनी टोटल इनकम दिखाते हैं, जो भी आप अपनी इनकम दिखाएंगे उस इनकम के अंदर उसमें जो आप फिर एक्सपेंसेस करते हैं उसका आप एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं और फिर आपको उससे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। पर ये जो इनकम एग्जेम्प्टेड है ये इससे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस सेक्शन के साथ रूल नंबर 8D को पढ़ा जाता है विच टॉक्स अबाउट जो इस सेक्शन के लिए जो कैलकुलेशन मेथड है इस वाले एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए इससे मालूम पड़ता है। नाउ if the excessee incurs any expenditure for earning tax free income such as interest paid for funds borrowed for investment in any business which earns the tax free income, the excessee becomes disentitled for the deduction of such interest or such other expenses। तो यही ये सेक्शन समझाता है। शुक्रिया जी फरहत, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत अनिवार्य है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें 2008 अधिनियम के अनुसार देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन की मांग की गई थी। आपको बता दें सीनियर एडवोकेट निधेश गुप्ता मामले में एमिक्स क्यूरी की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने आदेश दिया। हम राज्य सरकारों को वर्तमान आदेश के साथ जानकारी देने का निर्देश देते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जानकारी राज्यों के द्वारा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों से परामर्श करने के पश्चात दी जाएगी। 8 से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर एमिक्स क्यूरी को एक प्रति के साथ न्यायालय को प्रस्तुत की जानी है और एमिक्स क्यूरी से अनुरोध है कि वो राज्य सरकारों के जवाबों की विशिष्टताएं जो हैं वो बताते हुए एक चार्ट तैयार करें। ये प्रश्न है कि क्या राज्य सरकारों के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है या नहीं, ये वैकल्पिक है, इस पर अलग से विचार किया जाएगा।
हालांकि यहां तक ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए सहमत राज्यों का सवाल है। हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या राज्य सरकारों ने दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को तुरंत किफायती और कुशल न्याय प्रदान करने के अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक तरीके से कार्य किया है। और सुनवाई के दौरान एमिक्स ने न्यायालय को एक चार्ट दिखाया जिसमें मामले में उनके रुख के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। एमिक्स ने न्यायालय को 2008 के अधिनियम के उद्देश्य और कारणों से अवगत कराया और कहा कि न्यायालय इससे अनुमान लगा सकता है कि हो सकता है शब्द अनिवार्य था या विवेकाधीन। इसके बाद उन्होंने न्यायालय को ये समझाने का प्रयास किया कि 2008 के अधिनियम में अल्प अवधि में ट्रायल न्यायालयों और मध्य अवधि में हाईकोर्ट में भीड़-भाड़ कम करने की बहुत संभावना है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.